तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल यूडिमोनिया क्लासेस पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मृदुला गर्ग की कहानी हरिबिंदी। तो सबसे पहले हम लेखक का परिचय जान लेते हैं कि मृदुला गर्ग कौन है। तो जो मृदुला गर्ग हैं एक विशिष्ट कथाकार हैं, क्योंकि उनकी चर्चा के बिना समकालीन हिंदी कहानी पर की जाने वाली कोई भी बात पूरी नहीं हो सकती। उनके विषय में यह रेखांकित करना बहुत ज़रूरी है कि वो महज स्त्री जीवन की रचनाकार नहीं है, बल्कि उनका जो कैनवास है वो बहुत ही बड़ा है। मृदुला गर्ग जी का जन्म 25 अक्टूबर 1938 को कोलकाता में हुआ था। उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए किया है। उनकी पहली कहानी 1970-71 के बीच लिखी गई थी और उनका पहला उपन्यास जो है वो 1975 में लिखा गया था। उनकी प्रकाशित प्रमुख कृतियां हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चितकोबरा, अनित्य, मैं और मैं, कटगुलाब जो कि एक उपन्यास है, कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल, जल रहे हैं, ग्लेशियर से, उर्फ सैम, शहर के नाम, समागम, ये इनकी कुछ चर्चित कहानियां हैं। तथा मेरे देश की मिट्टी, आहा, ये भी एक कहानी संग्रह है। और एक अजनबी, जादू का कालीन, तीन कैदे, ये एक नाटक है। रंग ढंग चुकते नहीं सवाल, ये इनका निबंध संग्रह है। तो ये मृदुला गर्ग जी की कुछ कृतियाँ थी और उनकी जो भाषा है, उन्होंने कई सारी कुछ कृतियों का अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया है। उन्हें कई महत्वपूर्ण सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। तो ये जो कहानी है हरिबिंदी कहानी स्त्री स्वतंत्रता के विषय को अलग दृष्टिकोण से परिभाषित करती है। और स्त्री के संदर्भ में, क्योंकि हमेशा यही बात आती है कि उसे एक ढांचे में ढाला जाता है, खुद उसे कुछ बनने नहीं दिया जाता। समाज में व्यक्ति के रूप में उसकी स्वीकृति कम और निर्मिति के रूप में उसकी पहचान ज़्यादा होती है। स्वयं को सांचे में ढाल दिए जाने के इस सत्य को पहचानने के साथ इन सांचों के चरमराने और टूट जाने की बलवती इच्छा इस कहानी में दिखलाई देती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो हरिबिंदी कहानी है, इसके केंद्र में एक युवा स्त्री है और कहानी की शुरुआत तथा कहानी का अंत एक पूरे दिन की घटनाओं के क्रम के दो छोर में होती है। कहानी की केंद्रीय पात्र उस दिन अपने पति के शहर से बाहर जाने के बाद घर पर अकेली है और इस अकेले होने को वह इस प्रकार लेती है कि वह अपने को अपनी तरह से जी ले, पूरी स्वतंत्रता के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। आँख खुलते ही आदतन नज़र सबसे पहले कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। सिर्फ 6:30 बजे थे। उसने फौरन दोबारा कसकर आंखें बंद कर लीं और इंतज़ार करने लगी कि अब पलंग चरमराएगा और आवाज़ आएगी, उठना नहीं है क्या? पर जब कुछ देर चुप्पी बनी रही तो आंखें खोल कर देखा, बिस्तर पर वह अकेली है। अरे हाँ, रात ही तो राजन दिल्ली गया है, याद ही नहीं रहा था। तो अब उठने की कोई जल्दी नहीं है। उसने ढेर सारी हवा गालों में भरकर एक लंबी सांस छोड़ी और पूरे बिस्तर पर लोट लगा गई। दूसरे सिरे पर जाकर मुंह पर बाँह रखकर लेटी तो कानों में घड़ी की टिक टिक तीव्रता से बज उठी। वह मुस्कुरा दी। उसे कलाई पर घड़ी बांधकर सोने की आदत है। रोज राजन चिढ़कर कहता है, यह क्या सारी रात कान के पास टिक टिक होती रहती है, इसे उतारो ना। उसने मुंह पर से बाँह हटा ली, तकिया खींचकर पेट के नीचे दबा लिया और लंबे चौड़े पलंग पर बाहें फैलाकर औंधी लेट गई। ओह, सुबह देर तक सोने में कितना आनंद आता है। राजन होता है तो सुबह 6-6:30 से ही खटर पटर शुरू हो जाती है। चाय नाश्ते की तैयारी, दोपहर का खाना साथ में, और 8 बजे राजन दफ्तर के लिए रुखसत। ना जाने राजन को यह जल्दी उठने का क्या मर्ज है। खैर, आज वह स्वतंत्र है, जो चाहे करे। उसने शरीर को ढीला छोड़ दिया और दोबारा सोने की तैयारी करने लगी। फिर जब आँख खुली तो 8:30 बज चुके थे। उसने एक प्याला चाय बनाई और खिड़की का पर्दा हटाकर बाहर झाँकने लगी। दूर तक धुंध छाई हुई थी। आज जरूर बरसात होगी, उसने सोचा। उसे धुंध बहुत भली लगती है। जब मालूम नहीं पड़ता वहाँ कुछ दूर पर क्या है तो अनायास आशा होने लगती है कि कोई अनुपम और मोहक वस्तु होगी। मैं भी खूब हूँ, उसने मुस्कुराकर सोचा। मुझे धुंध में खुलापन लगता है और सूर्य के प्रकाश में घुटन। चाय पीकर गर्म पानी से देर तक नहाया जाए, उसने सोचा, और इसी विचार से बाल्टी भरने लगी। फिर सहसा ठंडे पानी की फुहार ही ऊपर छोड़ ली और एक गज़ल गुनगुना उठी। बड़े तौलिए से खूब रगड़कर बदन पोंछा। आज एक अद्भुत स्फूर्ति और उत्साह का अनुभव हो रहा है। नीले रंग का कुर्ता और चूड़ीदार पजामा पहना तो नीले रंग की बिंदी माथे पर लगाने को हाथ पड़ गया। फिर ना जाने क्या सोचकर उसे छोड़ दिया और बड़ी सी हरी बिंदी लगा ली। राजन होता तो कहता, नीले पर हरा, क्या तुक है। उसने दर्पण में दिख रही अपनी प्रतिछाया को जबान निकालकर चिढ़ा दिया। कहा,
तुक की क्या तुक है, और खिलखिलाकर हंस पड़ी। दराज खोली तो नज़र चांदी की बाली पर पड़ गई। उठाकर कानों में लटका ली। विवाह के बाद से पहननी छोड़ दी थी, नकली है ना, और ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी, राजन कहता है। एक पुराना बैग हाथ में ले झटपट बाहर निकल आई। बरामदे में मुंडू बैठा आराम से सिगरेट फूंक रहा था। राजन की उसे देखते ही हथेली में उसे छिपा बड़ी संजीदगी से बोला, खाना क्या बनाऊं? कुछ नहीं, उसने कहा। नहीं खाएंगे, तुम्हारी छुट्टी। मुंडू की घबराई सूरत देख वह हंस पड़ी और बोली, मेरा मतलब जो तुम्हें अच्छा लगे बना लो, क्योंकि तुम्हें ही खाना है, चाहे खाओ चाहे छुट्टी बनाओ। बिना इसकी चिंता किए कि ठीक कहाँ जाएगी या क्या करेगी, वह सड़क पर कुछ दूर चलती चली गई। बस इतना जानती है कि आज का दिन यूं ही नहीं जाने देगी। कुछ तय करने से पहले वर्षा आरंभ हो गई। उसने कुछ दूर भागकर टैक्सी को आवाज़ लगाई और भीतर घुसकर सोचने लगी, जब टैक्सी ली है तो कहीं ना कहीं जाने को कहना ही पड़ेगा। जहांगीर आर्ट गैलरी, उसने जो सबसे पहले मुंह में आया कह दिया। गैलरी में किसी आधुनिक चित्रकार की प्रदर्शनी हो रही थी। विशेष कुछ समझ में तो नहीं, पर आनंद अवश्य आया। आज कुछ भी करने में आनंद आ रहा है। एक चित्र के आगे वह काफ़ी देर तक खड़ी रही। देखा, पूरे कैनवेस पर रंग बिरंगी रेखाएं इधर उधर दौड़ी चली जा रही हैं। अरे, उसने सोचा, यह तो बिल्कुल मेरे कुर्ते की तरह है, और वह जोर से हंस पड़ी, इतनी जोर से कि पास खड़ा एक दढ़ियल उसे घूरने लगा। कहीं ये तो चित्रकार नहीं है? बेचारा, ज़रूर चित्र अत्यंत त्रासद रहा होगा। उसने चेहरे को गंभीर बनाया और दढ़ियल के पास जाकर विनम्रता से कहा, सॉरी, और फौरन बाहर निकल आई। बाहर आकर ख्याल आया, हो सकता है वह कलाकार ना हो, कोई उद्योगपति हो। दो किस्म के इंसान ही दाढ़ी रखने का साहस कर सकते हैं, कलाकार और सामंत। सामंत तो अब रहे नहीं, उनका स्थान उद्योगपतियों ने ले लिया है। तब तो दिन भर यही सोचता रहेगा, उसने सॉरी क्यों कहा, उसमें भी नफ़े की गुंजाइश ढूंढता रहेगा। वे दोनों वेग से हंस दी। फिर देखा वर्षा थमी हुई है, पर आकाश अब भी काफ़ी गुस्सेल नज़र आ रहा है। पूरा बरसा नहीं, उसने सोचा, और फिर सड़क थाम ली। सड़क के किनारे एक रेस्टोरेंट को देखकर याद आया कि काफ़ी ज़ोर से भूख लगी है। भीतर जाकर चटपट आदेश दे दिया, एक गर्मा गर्म आलू की टिकिया की प्लेट और एक आइसक्रीम एक के साथ। एक साथ? बेरे ने आश्चर्य दिखाया। हाँ, कोई एतराज़ है क्या? जी नहीं, लाया। अरे, ठंडा और गर्म एक साथ खाना बहुत भला लगता है। कहते हैं दांत खराब हो जाते हैं। कितना चटपट काम हो गया आज। राजन रहता है तो बढ़िया जगह बैठकर आराम से खाने की सूची देखने के बाद सोच विचार कर आदेश दिए जाते हैं। खाकर बाहर निकली तो सोचा पास किसी सिनेमा घर में पिक्चर देख ली जाए। किस्मत से अंग्रेज़ी की एक पुरानी मजाकिया पिक्चर लगी मिल गई, डैनी के की। राजन कहता है, ना जाने तुम्हें डैनी की कैसे पसंद है। मुझे तो उसके बचपने पर ही हंसी आती है, पर हंसी नहीं आती, पर उसे आती है, खूब आती है, और फिर हंसी पर हंसी आती है। कभी कभी बेबात भी आती है, जैसे कि आज। पिक्चर के दौरान वह आज औरों से भी ज़्यादा ठहाके लगा रही थी। पास बैठे आदमी की सूरत अंधेरे में दिख नहीं रही थी, पर हंसी की आवाज़ ज़रूर सुनाई पड़ रही थी। पता लग रहा था कि हंसने में वह उससे 2 कदम आगे हैं। अदाकार की एक खास बेचारगी की मुद्रा पर वे दोनों इतना ज़ोर से हंसे कि उनके हाथ आपस में टकरा गए। सॉरी कहने के इरादे से वे एक दूसरे की तरफ मुड़े, पर माफ़ी मांगने के बजाय एक ठहाका और लगा गए। उसके बाद हर बार यही हुआ। हंसी आने पर वे अनायास एक दूसरे को देखते और मिलकर हंसते। खेल खत्म होने पर वह एक साथ बाहर निकले तो देखा 4:30 बजे ही काफ़ी अंधेरा हो चला है। आकाश यूँ तना खड़ा है कि अब बरसा, अब बरसा। कितना सुहावना दिन है ना, उसने अपनी पड़ोसी से कहा। सुहावना? उसने कुछ अचरज से कहा, या बेरंग। हाँ, कितना सुहावना सुहावना बेरंग दिन है। वह हंस पड़ा। समझता हूँ, सूरज यहाँ रोज़ निकलता है, पर धुंध कभी कभी ही होती है। 8 महीनों में आज पहली बार, और अब मानसून शुरू हो जाएगी। हाँ, आज खूब बरसेगा, उसने कहा, और फिर अनायास, कॉफ़ी पियेंगे? ज़रूर। हल्की हल्की फुहार पड़नी शुरू हो गई तो दोनों भागकर सामने वाले रेस्टोरेंट में जाकर घुस गए। उसने बाल झटक दिए और बोली, आपका छाता कहाँ है? छाता? हाँ, आप लोग हमेशा छाता साथ रखते हैं ना। वह ठहाका मारकर हंस पड़ा। इंग्लैंड में? उसने कहा। कॉफ़ी मंगाकर दोनों सामने काले पड़ आए। समुद्र को देखते देखते अपने अपने ख्यालों में खो गए। सहसा उसकी आवाज़ सुनकर वह चौंकी। आप क्या सोच रही हैं? ये जानने के लिए पैनी का खर्चा करने को तैयार हूँ। दीजिए, उसने हंसकर कहा। उसने निहायत संजीदगी से जेब में हाथ डाला और एक पैनी आगे कर दी। उसने उसे हथेली में बंद कर लिया। बतलाना सच सच होगा? मैं सोच रही थी, यदि समुद्र में कूद पड़ूँ तो कितनी दूर तक अकेली तैर सकूँगी। और आप क्या सोच रहे थे? पर पैनी नहीं दूंगी। उसने मुट्ठी कसकर बंद कर ली, जैसे उसमें किसी आत्मीय का दिया उपहार हो। बुरा तो नहीं मानोगी? उसने पूछा। नहीं,
उसने कह तो दिया पर उसका दिल बैठ गया। बस अब वही घिसी-पिटी आशिकाना बातें शुरू हो जाएंगी। मैं सोच रहा था बारिश बढ़ जाने पर यहाँ से वोरली तक का टैक्सी भाड़ा कितना लगेगा। वह ज़ोर से हंस पड़ी। दुर्भावना से नहीं, हर्ष के अतिरेक से। मुझे रास्ते में छोड़ते जाएंगे तो आधा, उसने कहा। बहुत खूब। उसने ये भी नहीं पूछा कि वह रहती कहाँ है। उसे लगा वह जीवन में पहली बार एक ऐसे इंसान के साथ बैठी है जो ये नहीं जानना चाहता कि उसके पति हैं भी या नहीं, और हैं तो क्या काम करते हैं। समुद्र के जल पर गिरती वर्षा की बूंदें कितनी अच्छी लगती हैं, उसने कहा। हाँ। फिर कुछ देर दोनों चुप रहे। प्रशांत महासागर पर जब जहाज जाता है तो उसके अग्रभाग से चीरता जल चांदी की तरह चमकने लगता है, अतिथि ने कहा। क्यों? शायद फोस्फोरस के कारण। आपने कभी नहीं देखा? नहीं। मौका मिले तो देखिएगा। आप बहुत घूमे हैं, उसने हल्की ईर्ष्या के साथ पूछा। बहुत। वह याद करके मुस्कुरा रहा था। सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी? जब जहाँ हुआ, कहकर वह हिचकिचाहट के साथ मुस्कुराया। पता नहीं वे समझे या ना समझे, पर वह सहमति स्वरूप सिर हिलाकर मुस्कुरा दी। उसने देखा कॉफ़ी समाप्त हो चली है और बैरा बिल लिए चला आ रहा है। बाहर वर्षा थमने का नाम नहीं ले रही। बाहर वर्षा थमने लगी है, धुंध भी छट रही है। नहीं, धुआंधार नहीं बरसेगा, वह संकेत झूठा निकला। बस अब धुंध हट जाएगी और वही तेज प्रकाश वाला सूर्य निकल आएगा। बिल आने पर उसने स्वयं उठा लिया। कहा, न्योता मेरा था। अतिथि ने बहस नहीं की। शुक्र है, शुक्र है, उसने सोचा। कहीं आम पुरुष समान पैसे देने की जिद करने लगता तो सब कुछ बिखर जाता। टैक्सी लेकर चले ही थे कि घर आ गया। उतरते उतरते पैसे निकालने लगी तो उसने रोक दिया। रहने दीजिए। क्यों? उसके माथे पर शिकन पड़ गई। आज का दिन मेरे लिए काफ़ी कीमती रहा है। कैसे? मैंने आज से पहले किसी को हरी बिंदी लगाए नहीं देखा। और उसने स्निग्ध स्वर में कहा। वह ज़रा ठिठकी की टैक्सी चल दी। कुछ दूर जाकर उसकी आंखों से ओझल हो गई। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी बेहद ही पसंद आई होगी।